Hello and welcome to Margdarshan IS. Jai Hind. I hope you all are doing well. So this is the another video from the series of UPSC CSE Mains PYQ Astra, and today we are going to discuss and analyze last 11 years of PYQ from the mains paper of disaster management, which is a subject under GS paper 3. Alright, so you must have watched our environment section and then our geography section. So please, it is advisable, do not watch disaster management in the first go. पहले geography पढ़ो, फिर उसके बाद geography की videos देखो, then go for environment and then come for disaster management. This should be the series. And if you have not watched our orientation video, then I would say कि पहले orientation video को देख लो, उसके बाद फिर आप कोई भी वीडियो को देखना, किसी भी सब्जेक्ट्स की वीडियो को देखना. Alright, so we are going to talk about in-depth analysis of the questions came in mains of last almost 11 years, 2013 से 2024 तक का. And अगर आप सिर्फ इतना भी कर लोगे जितना मैं आपको बता रहा हूँ, you will be able to solve all the question in mains from the disaster management. Alright, likewise we have done for history and for environment as well. तो इसका भी कुछ set pattern है, set framework है, which we are going to talk. Alright, so the format remains the same. हम लोग पहले एक ब्रेकअप देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, डिकोड करेंगे, देन एक ट्रेंड और पैटर्न के एनालिसिस करेंगे, देन कुछ नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा टॉपर्स की, एंड देन टॉपर्स की ही कॉपी का एनालिसिस करेंगे फ्रॉम द सेम टॉपिक दे हैव रिटन द आंसर. Alright, so let us get started. I would request you to kindly pick up your pen and paper and let us get started. Alright, so as we all know, syllabus is one of the most and core important part. But environment में तो एक लाइन का पूरा syllabus था, but disaster management में सिर्फ 2 लाइन है, 2 लाइन भी नहीं है. लाइन कहाँ गई पता नहीं, है ना? Only 2 words. डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बस यही है और कुछ नहीं है. और जबकि इससे क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ जाएंगे. तो आखिर अगर हम सिलेबस ओरिएंटेड बात करें तो सबसे बड़ा सिलेबस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो फिर इसी में से आ रहे हैं, राइट? सिर्फ आधी लाइन है, ओनली हाफ लाइन, 3 वर्ड्स, एंड देन लगभग 20 और 30 मार्क्स के क्वेश्चन. अब बताइए, इफ यू विल वे एंड कंपेयर विथ पॉलिटीज एंड देन ज्योग्राफी एंड सोसाइटीज एंड ऑल, ठीक है? बट दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दैट्स द रियल एप्लीकेशन ऑफ आवर नॉलेज. दिस सब्जेक्ट कैरीज द रियल वैल्यू कि आप जब एक ब्यूरोक्रेट बनोगे तो एग्जैक्टली व्हाट आर दी गाइडलाइंस यू आर गोइंग टू फॉलो. ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 2005 से पहले नहीं था, क्योंकि 2005 से पहले डिजास्टर मैनेजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी हमारे पास. वो तो हमने 2005 में एनडीए में गाइडलाइंस आई थी, ठीक है? वो भी मतलब इतने भूकंप के बाद, इतना सुनामी के बाद आई थी ये गाइडलाइंस. उससे पहले ये सब्जेक्ट, उससे पहले किसी के लोगों को नहीं पता थी. एवरीबडी दे लर्नड ऑन जॉब. लेकिन आपको ये पता है अब आपको. इनफैक्ट अ क्वेश्चन केम इन डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्जैक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आप वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होते तो क्या स्टेप्स आप लेते. ये बिल्कुल एथिक्स का क्वेश्चन है, केस स्टडी का क्वेश्चन है. सो I mean, I'll not be shocked if UPSC will ask question, case study based question in disaster management, because that is the application of the knowledge, application of whatever the content you have read in geography and in environment. Okay? So let's start it. So disaster and disaster management. So let us break this syllabus into 2 parts. Disaster कितने हैं? Types of disaster. Okay? यहाँ पर आप लिखोगे टाइप्स ऑफ डिजास्टर. कितने सारे डिजास्टर हैं, थिंक अबाउट इट. ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट. जैसे हमारा अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, हमारा फ्लड हो गया, ठीक है, एवलांच हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, डैम का टूटना एक डिजास्टर हो गया. एंड देन टाइप ऑफ डिजास्टर हैज ऑल्सो बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन डिजास्टर्स. जो डिफॉरेस्टेशन से कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं, जो कभी कभी टू मच ऑफ डिसर्टिफिकेशन से क्लाइमेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो फिर फ्लड्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं. मॉनसून चेंज हो सकता है. ऑलराइट, अभी रिसेंटली
ऐड किया गया है इसमें हीट वेव्स की गाइडलाइंस भी, ठीक है। सो दीज आर द डिजास्टर्स, इतने सारे हैं। ऑलराइट, नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब कि ये जितने भी डिजास्टर्स हैं इनको मैनेज करना। व्हेन वी से मैनेजमेंट मतलब कि मैनेजर, आप समझ लो मैनेजर हमारे एक हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसका रोल क्या होता है? रोल इसका ये होता है कि एक तो किसी के काम को करने से पहले हम उसकी प्लानिंग कर लें उस काम के लिए, और काम के ड्यूरेशन में जो प्रोसेस है उसका वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, एंड देन ही शी ऑल्सो एग्जामिन कैसे काम चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, बिकॉज मैनेजर टुक्स ऑल द रिस्क, बिकॉज दे आर मैनेजिंग, राइट। और फिर उसका पोस्ट होता है कि उसके बाद काम खत्म हो गया, उसके बाद की सर्विस डिलीवरी क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोडक्ट बन गया तो अब कैसा है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑल अबाउट द सेम थिंग, प्रिपेयरिंग वेरी वेल बिफोर द डिजास्टर, ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड देन आफ्टर द डिजास्टर, ठीक है। आज से लगभग 20 साल पहले हमारे पास एनडीएमए की गाइडलाइंस नहीं हुआ करती थी, तो हमारे पास कभी भी हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते थे। हम क्या होता था, जब भी कोई कांड हो जाता था तब हम पहुंचते थे, तब हम अपनी गाड़ी लेके पहुंचते थे, तब फिर आर्मी आती थी, तब फिर हमारे जवान आते थे, तब फिर मंत्री नेता लोग आते थे, तब फिर फंड्स दिए जाते थे कि अब ये नुकसान हो चुका है, लॉस हो चुका है। लेकिन 2005 के बाद फिर हमारे पास 2004 की जो सुनामी आई थी, दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट, मतलब नाइटमेयर थी इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए भी थी, लेकिन कुछ वर्ल्ड की कंट्रीज ने डिजास्टर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट तो अपना लिया था, बट इंडिया डिड नॉट, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर इंडिया ने बहुत तेज़ी से काम किया। उस टाइम पे आई थिंक यूपीए गवर्नमेंट थी, काम किया और फिर एनडीएमए गाइडलाइंस बनी। तो एनडीएमए के साथ एक पूरी बॉडी बन चुकी है आज की डेट में, एक पूरी बॉडी है, पॉलिसी है, फ्रेमवर्क्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट दे ऑल्सो हैव देयर ओन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल, ठीक है। सो ये सेम चीज़ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो अब आप समझ में आ गया कि अगर अर्थक्वेक है तो पहले जो डिपार्टमेंट है जो कि अर्थक्वेक सीस्मिक एक्टिविटीज, सीस्मिक जोन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना कि कितना पॉसिबिलिटी है कि इंडिया कौन कौन से जोन में आता है, किस जोन में अर्थक्वेक ज़्यादा आ सकते हैं, व्हाट आर दोज प्रोन एरियाज जहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये देन उसके बाद फ्लड, ठीक, देन साइक्लोन्स, क्लाइमेट, आईएमडी की क्या वार्निंग है, ये सारी चीज़ें हमारी प्री प्रिपेयर्ड होती हैं। आपने अगर मतलब इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग द न्यूज़, तो पहले हमारे पास बहुत कम ऐसी गाइडलाइंस होती थी और पहले हम कुछ नहीं कर पाते थे। अब आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो पहले से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, राइट, लोगों को शिफ्ट कर देते हैं, लोकल पीपल को थोड़ा सा माइग्रेट करवा देते हैं और एक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान बन जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि वी आर प्रिपेयर्ड वेल फॉर द डिजास्टर सो दैट लेस डिजास्टर विल हैपन, लेस कैजुअलिटी विल हैपन, लेस लॉस विल हैपन, ठीक है। ये इसका पूरा फंडा है, लेकिन इसको हम भाई स्ट्रक्चर तरीके से, प्रोसीजरल तरीके से, फंक्शनल तरीके से करेंगे, ऑलराइट। चलिए, इस पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट में 2 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लिख के रख लो। 2 थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के रख लीजिए, आई विल डिस्कस इट इन द कमिंग सेशन। अभी यूपीएससी में मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन तो कर ली, लेकिन आंसर राइटिंग करते वक्त क्या आपको भी यही फील होता है कि टाइम तो था, पढ़ाई भी की, पर आंसर का स्ट्रक्चर वीक था, कंटेंट था पर एग्जाम्पल और डेटा पॉइंट्स नहीं थे, स्टैटिक पढ़ लिया पर करंट अफेयर कैसे इंटीग्रेट करें नहीं पता। हर क्वेश्चन का सेम फ्लो बनता है जब भी आंसर राइटिंग करो, कोई मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग ही नहीं है। लेकिन आप अकेले नहीं हो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट डेली फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बट मार्गदर्शन आईएएस का मेंस पीवाईक्यू अस्त्रा बना है इसी प्रॉब्लम और स्ट्रगल का सॉल्यूशन, जहां पर आपको 20 से भी ज्यादा हर एक सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एनालिसिस और डिस्कशन के साथ। हर क्वेश्चंस के थीम वाइज ब्रेकडाउन और मॉडल आंसर मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन
टॉपर्स की कॉपीज का कंपैरिजन और उनका इवैल्यूएशन, उनकी कॉपीज की एनालिसिस और नोट मेकिंग के कुछ हैक्स आपको पता चलेंगे। आपको इसमें 4 लेवल में कंटेंट डिवाइड होगा, लेवल 1 टू लेवल 4, जो कि आपके प्रिपरेशन में काफी बूस्ट करेगा। हर वीक एक लाइव डाउट सेशन होगा सिद्धार्थ सर के साथ, और ये सब कुछ हमारे मार्गदर्शन आईएएस के मोबाइल ऐप पर मिलेगा। मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना एक स्किल है और हम आपको सिखाएंगे वो स्किल स्टेप बाय स्टेप। This is not just another PYQ course. This is your blueprint of getting 600 plus in GS mains, including GS paper 1 to 4 and essay. सोचिए मत ज़्यादा, जो चाहिए वही मिलेगा। यूपीएससी के पैटर्न और उसके एग्जामिनर के माइंडसेट को समझिए। आज ही एनरोल करिए, शायद लेट ना हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोड यूज करिए मेंस PYQ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। Number one, let us see the breakups. Okay. Breakups of the kind of question they've been asking from last 11 years. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम डैम फेलियर। ये देखो, एक क्वेश्चन रिसेंट का आया है डैम फेलियर पे, और यहां आपसे पूछा गया है कि नेम दोज डैम हु फेल्ड। ठीक है, तो आपको ये कुछ केस स्टडीज याद करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। डोंट वरी अबाउट द कंटेंट, वी आर हियर फॉर यू, डोंट वरी। ओके, ड्रॉट, एल नीनो एंड ला नीना। वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एल नीनो एंड ला नीना इन ज्योग्राफी, right? Now the impact of El Nino on drought, यह पे drought पूछा गया है। The impact of El Nino and La Nina on places where you have received very less rainfalls, तो वहां क्या होगा? ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। Then tsunami and coastal rides, most सुनामी क्यों आती है, किस लिए आती है? जब 2004 में सुनामी आई थी, उस टाइम 2004 में, उस टाइम पे 9.1 रिक्टर स्केल का सीस्मिक एक्टिविटी हुई थी। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थी नीचे, तभी ये सुनामी आई थी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा भुज, याद है भुज, मेरे ख्याल से 2001 या 2 में हुआ था। बहुत तबाही हुई थी भुज में, बहुत तबाही हुई थी। आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी हम देख लेंगे 1999 में हुआ था, कब हुआ था। बहुत तबाही हुई थी, हमारे पास कोई प्लान नहीं था, हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं थी। उस टाइम पे 7.3 या 7.4 मैग्नीट्यूड का था। ठीक है, सो मतलब ये तो सुनामी, यहाँ अर्थक्वेक ये है। अर्थक्वेक के प्रिपेयर्डनेस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अर्थक्वेक के प्रिपेयर्डनेस पे 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, एक 15 में और एक 21 में। Landslide is very, very common and very hot topic for UPSC, not only here, in geography as well. ठीक है, geography, because landslide और earthquake ये एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। ठीक है, just think about it कि अगर earthquake किसी ऐसे जोन पे हो रहा है कि जो जोन 1 में या जोन 2 में है, जो कि हाई सीस्मिक एक्टिविटी है, जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आने की चांसेस हैं। ठीक है, नॉट इन द सेंस बिकॉज जोन्स हैज बीन डिवाइडेड फॉर अर्थक्वेक। इंडिया के पास जोन 1 नहीं है, इंडिया स्टैंड्स इन जोन लाइक 4, 3, 2, 5। जोन 1 इज द मोस्ट सेफेस्ट जोन, लेकिन इंडिया के पास सेफ जोन वाला मामला नहीं है अर्थक्वेक से रिलेटेड। इंडिया में सीस्मिक एक्टिविटीज हाई हैं भारत के लिए। ओके, कौन सी हम लोग देख लेंगे अभी पे। बट यहाँ क्या पूछा है? प्रिपेयर्डनेस, हाउ वेल। सो द साइंटिस्ट, द रिसर्चर्स, the committee and the team, they are deployed and they are working to fight with the earthquakes. They prepare for it so that less loss will happen. ठीक है, then urban flooding. So landslide, earthquake and urban flooding again. So अगर मान लो कि किसी एक जगह पे कोई पहाड़, मतलब कोई माउंटेन है जहां पे थोड़ा सा आइस वगैरह भी है, अगर वहां पे लैंडस्लाइड होती है तो क्या होगा? इट क्रिएट्स फ्लडिंग लाइक सिचुएशन। ठीक है, और अगर लेट्स से कि अगर हम उत्तराखंड की जगह में जाएं और अगर मसूरी में लैंडस्लाइड हुई है, तो इट विल इम्पैक्ट देहरादून एज वेल, जो कि अर्बन सेटलमेंट हो जा रहा है। इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट हरिद्वार एज वेल, ठीक है, जो कि अर्बन सेटलमेंट है। तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर ये भी आएगा, अर्बन फ्लड एंड क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट का भी एग्जाम्पल देखेंगे। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका फ्रेमवर्क एंड रेजिलियंस, बिकॉज दे आर न्यू ना, अभी 20 साल हुए हैं, अब मतलब 2025 में तो 20 साल हो ही गए इसको, तो दे आर न्यू, राइट।
एंड दे हैव बीन आस्किंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स दे हैव आस्क्ड। 2024 में भी पूछा गया है, एक तो अर्बन फ्लड आया था और फिर एक रेजिलियंस के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द एनडीएमए गाइडलाइंस। ठीक है, फ्रॉम द एनडीएमए गाइडलाइंस डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑलराइट, फ्रॉम 2013 टू स्ट्रेट अवे एवरी ईयर वन क्वेश्चन लुक्स लाइक 2024 आए हुए हैं लगभग। ठीक, अब जब यहां देखोगे थीम्स में व्हेन यू विल सी, वी विल रीड द क्वेश्चन, बट एक बार थीम में देख लो कि इफ यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट का, अगर इन सारे टॉपिक्स पे आपके पास 1 पेजर नोट्स हैं कवरिंग ऑल द डायमेंशंस, देन यू विल बी गुड टू गो। यू डोंट नीड टू स्टडी अ लॉट एंड रिसर्च अ लॉट। जैसे कि आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट के वुल्नरेबिलिटी एंड रिस्क के असेसमेंट पे नोट्स है, आपके क्लाउड बर्स्ट एंड मिटिगेशन पे सेंडाई फ्रेमवर्क, देन हजार्ड जोनेशन मैपिंग क्या होती है लैंडस्लाइड के जोन में, देन टाइप ऑफ डिजास्टर्स वुल्नरेबिलिटी, देन उसके बाद प्रोएक्टिव और रिएक्टिव ये दोनों क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, फिर सेंडाई फ्रेमवर्क रेजिलियंस, दो बार पूछ लिया गया इसका। सब पे एक नोट्स बना लो, फंस जाएगा तुम्हारा एक क्वेश्चन डैम श्योर। ठीक है, अगर आपने अपने आंसर्स में सेंडाई फ्रेमवर्क नहीं लिखा है, अगर आपने अपने आंसर्स में एनडीएमए की गाइडलाइंस नहीं लिखी है, तो फिर आपको नहीं पता है। एग्जामिनर को यही लगेगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट का ये आंसर लिख रहा है एंड शी इज नॉट राइटिंग, शी डजंट नो अबाउट द हाउ द असेसमेंट विल हैपन, हाउ द मिटिगेशन विल हैपन, हाउ विल द मैनेज द डिजास्टर एंड ऑल। ऑलराइट, मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जहां पे एकदम ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वो 100% ज्योग्राफी क्वेश्चन, बट हमें उसको लिखना है डीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस। ठीक है, हमारी क्या हैबिट है, पहले वी विल अंडरस्टैंड द कोर आइडिया ऑफ द क्वेश्चन। पहले ये पूछ रहा है डिजास्टर रेजिलियंस के बारे में, और फिर क्या पूछ रहा है, हाउ इज इट डिटरमाइंड, कैसे डिटरमाइन होता है ये रेजिलियंस। ठीक है, ये आपके इंट्रो में लगभग कंप्लीट हो जाएगा इतना। उसके बाद डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट ऑफ द रेजिलियंस फ्रेमवर्क। जो रेजिलियंस फ्रेमवर्क है उसका डिफरेंट एलिमेंट्स को आपको बताना, एक तरीके से की फीचर्स बता देना आपको। ऑल्सो मेंशन दी ग्लोबल टारगेट, ये आपका दूसरा पार्ट था। फिर आपको कहना है ऑल्सो मेंशन द ग्लोबल टारगेट्स ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर 2015 टू 2030, ये आपका थर्ड पार्ट था। टोटल क्वेश्चन 15 मार्कर का है। सो जो पहला पार्ट है आपका वेरियस एलिमेंट, आपको 5 पॉइंट देने हैं। दूसरा पार्ट है आपका ग्लोबल टारगेट फॉर सेंडाई फ्रेमवर्क, आपको 5 पॉइंट्स देने हैं। एंड देन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ग्लोबल टारगेट्स सेंडाई फ्रेमवर्क का, ठीक है, उसमें 5 पॉइंट देने हैं। ठीक है, विच मीन्स ये पहली लाइन पे 5, दूसरी लाइन पे 5 और तीसरी लाइन पे 5। ऑलराइट, ये आपका क्वेश्चन ब्रेक हो गया। ठीक है, सो जो मैं 2 चीज़ आपको बताने वाला था, वो 2 चीज़ ये है कि जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स आप नोट कर लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा। ये क्या है, एक तो ये कंटेंट है किस चीज़ का, ये सेंडाई फ्रेमवर्क का, सॉरी ये है एनडीएमए। एनडीएमए की वेबसाइट है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी वेबसाइट पर कंटेंट डाला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ऑलराइट, सो आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग और recommending you to read the entire NDMA guidelines, but कुछ चीज़ें जाके ज़रूर पढ़ना, देख लेना वहाँ जाके। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप जाओगे वहाँ पे। और तीसरा है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसको DRR भी कहते हैं, 2015 टू 2030। ठीक है, देखो 1994 में योकोहामा जापान में कॉन्फ्रेंस हुई थी कि वर्ल्ड में इतने सारे डिजास्टर हो रहे हैं तो उसको हम मिटिगेट कैसे करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। वहाँ पे कई सारी कंट्रीज गए, इंडिया भी गई थी वहाँ पे 1994 के दौरान, और इंडिया ने बात भी की चलो हम भी फ्रेमवर्क अपनाएंगे फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन तब तक इंडिया को समझ में नहीं आई, इंडिया वापस आए और समझ में नहीं आया क्या अप्लाई करें या नहीं करें। तब तक 1994 से लेकर 2004 तक हमने भुज का अर्थक्वेक देखा, हमने सुनामी देखी, हमने जम्मू एंड कश्मीर वाला अर्थक्वेक देखा जहां पे हजारों लोग मर गए। यानी कि भुज के अर्थक्वेक से लेकर सुनामी तक
लाखों लोगों की जान चली गई, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमने योकोहामा फ्रेमवर्क को अपनाया नहीं था और हमारी जो मशीनरी थी वो रेडी नहीं थी, या फिर गवर्नमेंट का फेलियर कहिए, वहां पे स्टार्ट नहीं था, ठीक है। बट इमीडिएटली आफ्टर द सुनामी द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, एनडीएमए गाइडलाइंस, ठीक है। एनडीएमए गाइडलाइंस के बाद फिर यहां पर 2015 में प्रोटोकॉल आया। देयर वाज वन अदर प्रोटोकॉल जिसका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा, ह्योगो कन्वेंशन, आई डोंट नो। उसके बाद फिर सेंडाई आया, सेंडाई फ्रेमवर्क आया, एंड देन दिस थिंग हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटिंग, और काफी सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक। तो ये दो चीज आपको करनी है। ये है हमारी एनडीएमए की वेबसाइट का एक स्नैपशॉट। ये आपकी एनडीएमए की वेबसाइट है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ओके। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नेंस, मिटिगेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिस्पॉन्स, रिसोर्स। जब इस चीज को अगर आप देखोगे, ये देखोगे ध्यान से, व्हाट हैव दे मेंशन, नेशनल गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी कि नाउ दिस HADR इज अ पार्ट ऑफ एनडीएमए गाइडलाइंस, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड करोगे, क्लिक करोगे। दूसरी चीज अगर आप देखोगे यहां पे, तो गाइडलाइंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइजेस, गाइडलाइंस फॉर ऑपरेशंस ऑफ इमर्जिंग ऑपरेशन सेंटर, और अगर आप नीचे आओगे, सो ये देखो यहां लिखा है 2021 में व्हाट दे वर मेंशनिंग, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोल्ड वेव्स एंड फ्रॉस्ट, उसके ऊपर गाइडलाइंस दी हुई है। फिर देखिए, सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी फॉर बिल्डिंग फ्रॉम नेशनल। आपको ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चंस इसी में से आ रहे हैं। आई विल शो यू वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, देखो। व्हाट आर दे आस्किंग हियर, नंबर 1, एक तो क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब मेजर्स टेकन इन इंडिया फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग द सेंडाई फ्रेमवर्क, हाउ इज दिस फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रॉम द ह्योगो फ्रेमवर्क एंड एक्शन, ठीक है। हाउ इंपॉर्टेंट एंड रिस्क फैक्टर, की एरियाज, वुलनरेबिलिटी एसेंशियल, हाउ वुलनरेबिलिटी डिस्कस, इतना। सो हाउ डिजास्टर एक्सप्लेन हाउ हजार्ड। सो देयर वाज अ क्वेश्चन, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि यूपीएससी ने ही पूछा है कि what are the new guidelines of national disaster NDMA, so that it will help in preventing and protecting the new kind of or new major losses from the disasters, ठीक है। so अगर इसको देखोगे आप, so there are new things which has been asked, for example आप यहां देखो, let's say in 2024, which is the most recently, there are 4 guidelines is डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उसके बाद है फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइजेस, देन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जो कि इंडिया बहुत फॉलो करता है अब, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड देता है नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया एज वेल। सो वी हैव आल्सो सीन कि नेपाल में अगर कुछ हुआ तो हमारी एनडीएमए की टीम जा सकती है। देयर अदर कंट्रीज जहाँ पे कुछ होता है तो हमारी एनडीएमए की टीम जाती है, ठीक है। यूनिसेफ बुलाता है हमें, ठीक है, यूनेस्को भी बुलाता है हमें, ऑलराइट। सो और क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, आप ध्यान से देखना। मैं आपको एक हाईलाइट करने वाला हूँ यहाँ पे, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ डाला हुआ है, जस्ट हैव अ क्विक लुक। तो इसको जब आप ओपन करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये ओपन किया है, ये हमारी इसको छोड़ दो, इसको देखो आप यहाँ पे, ओके। दिस पेज टॉक्स अबाउट वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनडीएमए, व्हाट इज द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। आप यहीं से ले लो, आप बस ये देखो कितने पेजेस हैं, लगभग 11, पेज नंबर 11 से लेकर और पेज नंबर 63, मतलब चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना पेज तुम पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ लो आप, ठीक। अगर नहीं पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देयर आर फ्यू थिंग्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, देन की गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ऑलराइट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट। और कुछ केस स्टडीज, ठीक है, जैसे कि यहां पे लिखा भी हुआ केस स्टडी में HADR सपोर्ट इन तुर्की अर्थक्वेक लिखा भी हुआ है पे, ये कि आपकी केस स्टडी बन गई है अर्थक्वेक की, ओके। ये तो केस स्टडी हमारी बन गई, हम लिख सकते हैं अपने आंसर में अगर अर्थक्वेक से रिलेटेड बात आएगी तो, ठीक।
नाउ इफ वी विल मूव फॉरवर्ड, सो ये हमारे HADR का ह्यूमन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ, ये एक फ्रेमवर्क है। क्या करते हैं ये लोग कि दिस इज द मैक्रो लेवल फ्रेमवर्क। ये आप फ्लोचार्ट बना भी सकते हो अगर क्वेश्चन आता है तो। फाउंडेशनल कॉर्नरस्टोन है, ऑपरेशनल है, सिनर्जी एंड स्टीवर्डशिप है, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन है। क्या क्या करते हैं ये लोग इसमें? फाउंडेशनल कॉर्नरस्टोन में इनका एक अपना प्रियम्बल है, प्रिंसिपल है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑपरेशनल में ऑपरेशन वाली चीजें, ट्रेनिंग होगी, रिसोर्स मैनेजमेंट होगी, ऑपरेशनल प्रोसीजर होंगे, ठीक है। सिनर्जी एंड स्टीवर्डशिप में आपका कोऑर्डिनेशन, एंड रिफ्लेक्ट रिफाइन में मॉनिटरिंग एंड एक्सर। ऑलराइट, सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क जिसको आप देख सकते हो कि अपने कॉपी में बना सकते हो कि अगर HADR पे कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो यू कैन मेक इट, ठीक है। ये देखो सेंडाई फ्रेमवर्क, अगर आपको कंटेंट नहीं भी मिल रहा है, कोई बहुत तोप नहीं है, कंटेंट हमको रिसर्च नहीं करना है, जस्ट गो टू विकिपीडिया, सर्च सेंडाई फ्रेमवर्क, आपको पता चल जाएगा। एक तो इसकी डिस्क्रिप्शन कि सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 तक के बीच में इस फ्रेमवर्क को सेट किया गया है, और ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, अडॉप्ट की गई है यूनाइटेड नेशंस द्वारा, जिसमें कि रिसेंट में 14 से 18 मार्च में इनकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। ऑलराइट, ये सब ठीक है, ये प्रायोरिटी एरिया है, तो इसको आप मतलब फ्रेमवर्क बना सकते हो, जैसे कि सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। ये 2, 3, 4, ये 4 फ्रेमवर्क हैं। सबसे पहले तो ये डिजास्टर के रिस्क को अंडरस्टैंड करेगा, फिर गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेगा और मैनेज करेगा उस रिस्क को कम करने के लिए, फिर इन्वेस्टिंग डिजास्टर रिस्क पैसे खर्च करेगा उसमें फॉर रेजिलियंस, देन इनहैंसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड टू बिल्डिंग बैक बेटर, BBB 3B का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, विच मीन्स ये एक फ्रेमवर्क है, आपको यूज करना अपने आंसर में। बिल्डिंग बैक बेटर, सेंडाई का ये 4 फ्रेमवर्क, ठीक है। ग्लोबल टारगेट्स क्या क्या हैं इसके, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी जो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो यही तो है, सेम चीज है। टारगेट्स क्या क्या दिए गए हैं, क्या है सेंडाई फ्रेमवर्क, ऑलराइट। इससे ऊपर नहीं पूछेगा आपसे, बट एटलीस्ट इनको आपको याद रखना है। यू विल हैव टू राइट दीज थिंग्स इन योर आइदर इन योर इंट्रोडक्शन और इन योर कंक्लूजन और इन योर बॉडी इफ डायरेक्ट क्वेश्चन विल आस्क, ऑलराइट। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ हाउ रैंक 2 हैज मेड दिस नोट्स, आपको शायद दिखे, समझ में आए या ना आए, मैं आपको बता दे रहा हूं। दिस काइंड ऑफ नोट्स यू ऑल्सो हैव टू मेक इट, वेरी शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको ये देखो। नाउ व्हाट हैज ही रिटन हियर, डिजास्टर DM एक्ट 2005 इन्होंने लिखा है, मीनिंग लिखी है। एक्ट 2005 मीन्स अ कैटास्ट्रोफी कैलामिटी इन एनी एरिया ड्यू टू कॉज्ड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस, लॉस ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी, एनवायरमेंटल डैमेज हुज मैग्नीट्यूड इज बियॉन्ड कोपिंग अप ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। ये पूरा इन्होंने बना दिया है। डेफिनेशन, ये एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, ये कोर्ट के टाइम पे यूज कर सकते हैं कि इट इज नॉट द डिजास्टर बट द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर द डिजास्टर दैट किल्स, विच इज 100% ट्रू, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधान होने की जरूरत है, दुर्घटना तो घटती रहेंगी लेकिन सावधान होने की जरूरत है। वी हैव सीन कि जो एयर इंडिया में हुआ वो एक मैनमेड डिजास्टर ही था, दैट किल्ड मोर देन 200 पीपल इन जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे, हमने प्रोसेस नहीं किया, हमने एनालाइज नहीं किया, जो अप्रूव कर रहा था उसका कहीं ना कहीं फेलियर था। दैट वॉज सो बिगेस्ट डिजास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड कि इंडिया में ये हुआ, रिसेंटली हमने विटनेस किया है। अंडरस्टूड? नाउ फिर एक फैक्ट मेंशन किया है, 85% ऑफ लैंड वुल्नरेबल टू इतना डिजास्टर, 59% अर्थक्वेक। ये इसकी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। देखो आप लिखा है ना कि 543, ये क्या है, ये जोनेशन है, जोन्स हैं अर्थक्वेक के, ये जोन्स में डिवाइड है। तो 11, 18, 30 डिवाइडेड है इसमें। 12% फ्लड प्रोन, 8% साइक्लोन, फिर अर्थक्वेक का दिया है डेटा, ठीक है।
बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मुझे नहीं समझ में आ रही हैं, व्हाट ही हैज़ रिटन, बट उसको समझ में आएंगी जो कि लिखा है, क्योंकि ये वही डेटा, ये वही नोट्स लिखे हैं जो कि उनको याद करने में दिक्कत हो रही है। दीज आर द फैक्ट्स, क्योंकि कंसेप्ट तो आपने ज्योग्राफी में समझ लिया था, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आपने इन्वायरमेंट में समझ लिया था, बट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वो डेटा और फैक्ट्स याद रखने हैं कि सीवियरिटी कितनी है, हाउ सीरियस, हाउ वुल्नरेबल इट इज। ऑलराइट, so that's 10% damage to infra because ये 1.1 GDP loss, earthquake, don't know what, national building code for itna, these are the Sendai framework, these are the missions and the framework through which DM will operate. Cyclones में 70% of India's जो कोस्ट लाइन है हमारे वो प्रोन टू साइक्लोन्स, और 10% ऑफ द वर्ल्ड प्रोन टू साइक्लोन्स, ठीक है। मैनग्रूव्स इम्पैक्ट होते हैं, ड्रॉट का IMD रेनफॉल 70% इतना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं व्हाट ही हैज रिटन नाउ। ये देखिए हीट वेव्स के बारे में लिखा है, 300+ डेथ्स इन 2021, NDA में 18K डेथ्स इन 2 डेकेड। बाप रे, 18,000 लोगों की मौत हुई है हीट वेव से। क्वेश्चन आया नहीं है UPSC, बट दे विल आस्क डेफिनेटली, इस साल नहीं तो अगले साल। हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, इन पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। आई विल शो यू, वन ऑफ द टॉपर्स हैव रिटन आंसर्स ऑन हीट वेव्स, अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, अहमदाबाद प्लस समगढ़, then forest fire uncontrolled, 10x rise in the last 2 decades, 62% of the forest area are prone, ठीक है। surface and undergone इतना, so these flood का डेटा लिखा हुआ है, land subsidence का डेटा लिखा हुआ है, ओके। then उसके बाद natural and anthropogenic, global climate risk index, ठीक है, GCRI, global climate risk index, 7 मोस्ट वल्नरेबल, UN की क्या रिपोर्ट है, IPCC ने क्या बोला है। तो बस यही लिखना है। अगर आप एक दिन बैठो ना तो सारे फ्रेमवर्क का बैठ के आपको डेटा निकाल लो। हमारे कंटेंट में भी आपको मिल जाएगा, बट यू हैव टू सेग्रीगेट इट, आपको एक जगह करना पड़ेगा वो, ठीक है। सो दीज नोट्स, इसीलिए कहते हैं कि डोंट मेक नोट्स टू शो समबडी, मेक नोट्स ताकि यू रिकॉल देम इन योर those days where you are feeling short of time, कि आप निकाल के देख लिए, आप पढ़ लिए, फटाक से देख लिए क्या है, लास्ट मोमेंट पे आपको यही सब याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं इसने, 10 पॉइंट्स एजेंडा ऑफ PM फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसके जहाँ पे रिस्क मैपिंग, देन लोकल, देन टेक, अनसर्टेनिटी, एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड देन ये एक निमोनिक्स बना के रख लिया है, ठीक है। ये देखो, ये मैप बना के रखा हुआ है, आप भी मैप बना सकते हो कि ये एरिया जो है वो फ्लड प्रोन है, हिमालयन का पूरा एरिया लैंडस्लाइड होती है, फ्लड प्रोन है, क्लाउड बर्स्ट होता है। देन ये लैंडस्लाइड वाला एरिया आप बना के रख सकते हो, हाई, मॉडरेट एंड अलग अलग कलर कोडिंग दे सकते हो। देन यहाँ पर व्हाट अ डायग्राम, सर्कल डायग्राम मीन प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, देन रिकवरी, देन मिटिगेट, ये आप डायग्राम बना सकते हो, यू विल गेट 0.5 मार्क्स देयर, ठीक है। फाइनेंशियल्स, 15 फाइनेंस कमीशन में इसका जिक्र हुआ था, NDRF फंड में SDRF कितने पैसे मिले हैं, एलोकेट किया गया है इसको, ऑलराइट। सो हर साल हमें पैसा एलोकेट होता है इसमें, ठीक है। चलो ये हो गया। सो ये एक हम यहाँ पर आ जाते हैं, ओके। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, ग्लोबल टारगेट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, द सेम क्वेश्चन, अब विकीपीडिया का क्वेश्चन है, ये निकाल के रख दीजिए आप उसको, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, हम लोग अभी टॉपर के आंसर पर आएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट व्हाट, रीसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच। अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच का क्या है, मैं आपको बताया था ना, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव क्या होता है। प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है, बस प्रोएक्टिव समझ लो यार, ये तो बड़ा प्रोएक्टिव है, ये काम तो बड़ा तेजी से कर रहा है, प्रोएक्टिव। एंड रिएक्टिव क्या होता है कि जब हुआ तो रिस्पॉन्स, ठीक है, जब हो चुकी कोई चीज तो उस पर रिस्पॉन्स हो रहा है, विच मीन्स जब मैंने आपको बताया कि, या फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये हमारे माउंटेन है, ऑलराइट, और यहाँ पे हमारे जो इसका जोन यहाँ पर है, हाई प्रोन एरिया है, ठीक है। यहाँ पर आज से 20 साल पहले एक क्लाउड फॉर्मेशन हुआ खूब सारा, ठीक है।
क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड बर्स्ट हो गया। क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से बहुत सारी बारिश आ गई और फिर धीरे धीरे जो हमारे प्लेन्स हैं, प्लेन वाले जो एरिया हैं जो कि जोन 1 जोन 2 में आते हैं, जहाँ पे मतलब लैंड का रेस्ट्रिक्टेड यूज़ नहीं है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, लैंड 1 मतलब जोन 1 में आ जाते हैं, वहाँ तक पानी पहुँच गया, बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के बाद हमें पता चला कि अरे यार अब करो, अब करते हैं, अब मंत्री फ़ोन करेंगे, एमएलए पहुँचेंगे और फिर कहीं ना कहीं आर्मी आएगी एंड देन उठा के ले जाएगी एंड देन दे विल सपोर्ट एंड देन फंड्स भी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसको कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच, मतलब कि वो अप्रोच जो कि हमारे पास आज से 20 साल पहले थी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्कस द रिसेंट मेजर्स, यानी कि अभी 20 साल में किस टाइप के मेजर्स लिए गए हैं फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पहले हमारे पास क्या था, इन चीज़ों की कमी थी और हम लोग यूनाइट नहीं हो पाते थे। अब जो है हम मतलब कि हम प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते थे, अब जो है हम प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं, हमारे पास पूरी मशीनरी है, हमारे पास पॉलिसी है, हमारे पास एक एक्ट है, एनडीएमए एक्ट है, और उस एक्ट के तहत हम बहुत ही सस्टेनेबल तरह के हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी डिजास्टर को हम पहले से फोरकास्ट कर सकते हैं। हर एक डिजास्टर के लिए कोई ना कोई एजेंसी बनी हुई है जो कि बताती है। साइक्लोन से रिलेटेड IMD इज रिस्पॉन्सिबल कि वो फोरकास्ट बता देगी कि भाई इस जगह पे पहले से वार्निंग है, इतनी चीज़ें सीवियर होने वाली है, वेरी सीवियर होने वाला है या नॉर्मल है। वहीं पानी से रिलेटेड वाटर काउंसिल है, कमीशन है, वो बता देगा आपको कि अभी इस एरिया को खाली कराना पड़ेगा। वहीं अर्थक्वेक है तो सीस्मिक एक्टिविटी जो जोन है उनको बताना पड़ता है, वो बताते हैं। ठीक है, सो हर एक जो नेचुरल डिजास्टर या फिर बिग डिजास्टर हैं उनके लिए एक बॉडी बनाई गई है और वो अपना प्रिपेयर्ड हैं, ऑलरेडी स्टडी चल रही है, देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला जो एरिया था लैंड का हमारे माउंटेन के टॉप पे, अभी आप कभी गए होगे हिल स्टेशन पे, तो बहुत टॉप पे अगर आप जाओगे तो देखोगे कि मतलब लोग सिर्फ वहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है। अगर है भी तो एक मास लेवल का नहीं है, बस इतना है कि वहाँ की कम्युनिटी वो कर सके, और फिर कभी कभी लोग वहाँ से उतर के नीचे भी चले जाते हैं। ठीक है, सो ये जो चीज़ है, इनफैक्ट याद है हमने अभी इन्वायरमेंट में पढ़ा था EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का। ठीक है, कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसका असेसमेंट होगा और साथ ही में उसका प्रिपेयर्डनेस भी किया जाएगा, मिटिगेटिव प्रिपेयर्डनेस भी किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ एरिया लैंड यूज़ करना रेस्ट्रिक्टिव होता है, कुछ ऐसे होता है। फिर जोन 2, जोन 3 और फिर जोन 1 में फिर आपके पास कम्युनिटी एरिया होते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ पार्किंग होती है, जहाँ पे सिर्फ आप चल सकते हो, रोड्स बन सकती हैं, लेकिन फिर वहाँ पर आप सेटलमेंट नहीं क्रिएट कर सकते बिकॉज दे आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड और मे बी टू क्लाउड बर्स्ट, दे आर हाईली प्रोन। ठीक है, सो अब ये समझ में आ गया प्रिपेयर्डनेस। अब हम लोग एक टॉपर का आंसर देख लेते हैं। ठीक, चला जाए। ये नोट थी, ये देखिए आंसर। आंसर किस टॉपर का है? ये इशिता किशोर AIR 1। ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक 1 UPSC CSE 2022। शी हैज रिटन, क्या लिखा है? आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। द रीसेंट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एम्स टू develop a disaster resilience at the grassroots level. In this context, discuss the rationale behind formulation of plan and highlight the key component. ठीक, 3 पार्ट में इस पूरे कोर आइडिया को डिवाइड किया जा सकता है। What she has written from the framework itself. Second, ARC suggests the principle of subsidiarity, that is administrative devolution, that is important in disaster management. Alright? हालांकि ये प्योर एग्जाम्पल ये GS2 के गवर्नेंस का है, सेकंड ARC रिपोर्ट में लिखा हुआ है और आप अपने डिजास्टर मैनेजमेंट में लिख सकते हैं बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ NDMA, इज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं सेकंड ARC को भी, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स। रेजिलिएशन एट ग्रास रूट लेवल, यहाँ बोला है ना, डेवलप द रेजिलिएशन एट ग्रास रूट लेवल। कैसे? फर्स्ट रेस्पॉन्ड इन केसेस ऑफ क्राइसिस, फर्स्ट एड इन साइक्लोन फेनी। हर एक इसको इंटरलिंक किया है क्वेश्चन को बॉडी के साथ, एंड देन हर पॉइंट पे इन्होंने क्या दिया है, एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगेन 10 मार्क का क्वेश्चन है, 1 2 3 पॉइंट, देन 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, डन, आंसर कंप्लीट, 10 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। सो फर्स्ट रिस्पॉन्स इन केस ऑफ क्राइसिस, देन कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच, एग्जाम्पल MPs खाटला टू सम फाइनेंशियल SOP, देन बेटर कम्युनिकेशन, overcome challenges burden, psychological, then गंगा आई थिंक प्रोग्राम लिखा हुआ है। फिर क्या है, की कंपोनेंट ऑफ DMP, ठीक है, DMP MORP, जिसको लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में DMP MROP लिखा हुआ है। क्या है ये की कंपोनेंट? क्लैरिटी स्टैब्लिश करता है इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, प्रोविजंस ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इसमें है, देन क्यूरेटिव गाइडलाइंस, एंड देन रीजन स्पेसिफिक, देन साइक्लोन, एंड देन एरियाज ऑफ कंसर्न क्या क्या है, लो फंड्स, स्किलिंग, एंड देन सोशल हेल्प ग्रुप एंड आशा वर्कर्स, उनको लीवरेज करना पड़ेगा, एंड देन बॉटम अप अप्रोच कैन, ये इन्होंने कंक्लूजन कर दिया है। ऑलराइट, सो यू कैन कोरिलेट, वी हैव यूज्ड टॉपर्स कॉपी फॉर द रेफरेंस। आपको एक आइडिया लगे कि हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग रिटन। ये डायरेक्टली हमारे लिया गया था जो NDA में गाइडलाइंस थी, और द कंटेंट विच यू हैव बीन ऑलरेडी टैकलिंग फॉर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी एंड ऑल। ठीक, अगेन सी दिस क्वेश्चन, दिस इज टॉपर्स कॉपी, अगेन इशिता किशोर, ऑल इंडिया रैंक 1, इनके कॉपी से हम लोग रेफरेंस लेंगे। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लैंडस्लाइड। ओके, हमने अभी जो लैंडस्लाइड के बारे में डिस्कस किया, अभी आगे भी करेंगे लैंडस्लाइड का। तो लैंडस्लाइड आर द सडन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट इंक्रीज्ड एंड रेगुलर ऑकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड ओवर द पास्ट डिकेड इन इंडिया, तो आपको सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि लैंडस्लाइड क्यों ऑकर होता है और पास्ट में कहां कहां ऑकर हुआ है। ठीक, द डोमिनेट डेवलपमेंट पैराडिग्म हैज लार्जली नॉट बीन मॉडिफाइड, मतलब लैंडस्लाइड को लेकर हमारे पास जो भी प्रिपेयर्डनेस है वो मॉडिफाइड नहीं की गई है। एग्जामिन करना है, अब बताइए उसके भाई चैलेंजेस क्या क्या हैं, हाउ कैन इट बी फिक्स्ड। ऑलराइट, लैंडस्लाइड आर द सडन डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द स्लोप ड्यू टू ट्रिगरिंग फैक्टर। क्या ट्रिगरिंग फैक्टर होता है लैंडस्लाइड का? ओरिजिनल पोजीशन ये है, बैकस्लाइड रोटेशन, डेब्रिस। ठीक है, ये इन्होंने बना दिया और ये ओरिजिनल पोजीशन से पुश होके बैकस्लाइड, जो हमारा लैंड है वो डिवाइड हो जाता है, और फिर डिवाइड होता है तो पुश देता है डेब्रिस को, जितना भी मलबा रहता है वो आगे की तरफ पुश हो जाता है। एंड लैंडस्लाइड किस वजह से होती है, अब देखते हैं। देखो मैंने बोला था ना, लैंडस्लाइड इन्होंने बता दिया कहाँ कहाँ पे होता है। उत्तराखंड में, ऑकरेंस ऑफ लास्ट डिकेड उत्तराखंड में, देन मणिपुर में, देन ईस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में, एंड हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आप इसको मैप भी बना के कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, बढ़िया है। लैक ऑफ डेवलपमेंट पैराडिगम, रिएक्टिव रादर देन प्रोएक्टिव, लिख दिया इन्होंने यहां पे। रिएक्टिव है रादर देन प्रोएक्टिव, ये लैक है, तो प्रोएक्टिव होने का, प्रिपेयर्ड करने का, लॉस ऑफ लाइफ कम होगा, डैमेज कम होगा। देन lack of sufficient monitoring centers for landslides, we don't have the monitoring centers. Again, third, jurisdiction overlap, यानी कि IMD, weather forecast, state agencies, NDRF need coordination। इन तीनों के बीच में बहुत अच्छे पॉइंट्स मेंशन किए हैं, you can note these points as well। इन तीनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये कमी है। encroachment of hills with deforestation and concern makes zone क्या, फ्रजाइल। तो आपको समझ गया कि अगर एंथ्रोपोजेनिक इंपैक्ट लैंडस्लाइड का क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और वो भी EIA के बिना। EIA क्या है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इसके बिना हो रहा है। तो श्रुति शर्मा को भी ये भी मेंशन कर देना चाहिए था, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट लैकिंग, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट बन सकता था। ठीक है,
लैक ऑफ अडेरेंस टू गाइडलाइंस ऑफ द कमिटी। 5वां पॉइंट है, कौन कौन सी कमिटी? गाडगिल कमिटी सेड 64% ऑफ एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर फ्रेजाइल, येट वी सी लगभग कितने सारे प्रोजेक्ट्स बने जा रहे हैं। है ही नहीं कोई EIA वहां पे, कोई भी गवर्नमेंट प्लान है नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स, देखो EIA लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाउ शी हैज रिटन द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, अब लिखा है इन्होंने। सो इवन आई एम रीडिंग फॉर द आंसर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, बट नाउ शी हैज ऑल्सो मेंशन्ड, तो पता है इनको, ग्रेट। बट नो कोरा फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, येट सम इनिशिएटिव्स इंक्लूड, जैसे कि ये इनिशिएटिव्स हैं, 50% अबव जोन 3 है, कम्युनिकेशन चैनल है, इक्विपमेंट ड्रिवन अप्रोच है। सोल्यूशन क्या है इसका? रिड्यूस फियर, साइकोसिस फॉर कोऑपरेशन, यूज यूथ ऑर्गेनाइजेशन। याद है अभी हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा था, रोल ऑफ NGO एंड कम्युनिटी, उनका पार्टिसिपेशन बहुत होना चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या दिया इन्होंने कि सेंडाई फ्रेमवर्क आ गया। सेंडाई फ्रेमवर्क कहीं क्वेश्चन में फ्रेमवर्क के बारे में जिक्र नहीं था, बट शी हैज मेंशन्ड अबाउट द सेंडाई फ्रेमवर्क, एंड वी ऑल नो देयर आर 4 की कंपोनेंट्स, एंड ऑल द 4 की कंपोनेंट्स शी हैज मेंशन्ड। व्हाई विल यू नॉट मेंशन? करो ना, यू विल हैव टॉपर्स लाइक आंसर, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, ठीक है। इवन इफ अगर तुम स्टार्ट नहीं कर पा रही हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत परेशान नहीं होना है। जस्ट पहले तक अपना कंटेंट बिल्ड करो, इन सब पर नोट्स बनाओ, फिर इन्हीं क्वेश्चंस को उठा के और लिखो ना, कौन मना कर रहा है, ठीक है। राइट इट। प्रिवेंटिंग हजार्ड फ्रॉम बिकमिंग डिजास्टर कैन गो लॉन्ग वे, एंड मतलब इंट्रो कंक्लूजन पे कंक्लूड कर दिया है। सो वी कैन लर्न फ्रॉम टॉपर्स कॉपी अ लॉट, बहुत कुछ चीजें हम सीख सकते हैं, और बहुत सारे मिथ ब्रेक भी हो सकते हैं जो हम ख्याली पुलाव बना के रखते हैं। द वे वी हैव डन, आई विल ऑल्सो डू दी analysis of topper, like 3 toppers consecutively. Nobody does that. चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। यहां तक अपना था vulnerability essential for, एक क्वेश्चन हम लोग अपने उससे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन था, मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी शुरू में, that 2013 में what question came, how important are the vulnerability and risk assessment for pre-disaster management, ठीक है। As an administrator, what are the key areas that you would focus on in a disaster management system? What are the focus key area? Then you will start mentioning about disaster management के जो frameworks and features हैं, ठीक, ये आप mention करेंगे। Then reactive से proactive, ये बहुत अच्छी लाइन है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो कि मेजर बड़े बड़े डिजास्टर्स हुए हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, एंड देन यू कैन मेंशन द यू नो द चैलेंज, द मिटिगेशंस व्हाट दे कैन यू कैन डू। ऑलराइट, आई विल शो यू, आई विल लेट्स डिवाइड दिस इनटू कपल ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पर आते कैसे हैं, हमारे नोट्स में चले जाते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट से मैंने कुछ नोट्स बनाए आपके लिए। तो एक तो टाइप ऑफ डिजास्टर है, तो DM मतलब एक तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एंड फ्रेमवर्क, ओके, एंड दिस DM फ्रेमवर्क इंक्लूड्स NDMA, सेंडाई, ऑल प्रोटोकॉल्स, ठीक है। टाइप ऑफ डिजास्टर, एक तो इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है। यहां पर आप लिखिए टाइप ऑफ, ये जो मैं लिख रहा हूं 50% 60% आपका डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट है। टाइप ऑफ डिजास्टर आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद क्या है, की कॉन्सेप्ट्स, की कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद क्या है हमारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसको हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DDR लिख देते हैं। उसके बाद आता है अपना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एंड उसके बाद आता है हमारा फ्रेमवर्क्स, व्हाट आर फ्यू फ्रेमवर्क्स वर्क्स ऑन इतना, ऑलराइट। एंड कुछ टेक के टूल हैं कि भाई क्या क्या टूल यूज हो सकता है, ओके, यहां तक हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जो इसमें सेगमेंट है कि वुल्नरेबिलिटी डायमेंशन,
वुलनरेबिलिटी डायमेंशन। तो शुरू करते हैं यहां से, ठीक। टाइप्स ऑफ डिजास्टर, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। अब इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया था अभी। एंड नेचुरल भी, एंथ्रोपोजेनिक भी टाइप ऑफ डिजास्टर है। फिर दूसरा है की कंसेप्ट, ठीक है। सो की कंसेप्ट्स में आएंगे हजार्ड क्या होता है, हजार्डस क्या होता है, मतलब आपको डेफिनेशन पता करनी है कि हजार्डस, वुल्नरेबिलिटी, रिस्क, रेजिलियंस एंड कैपेसिटी, ठीक है। व्हाट आर दीज ग्लॉसरीज, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक। उसके बाद है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि यहां पर आपने देखा होगा कि बिफोर सेंडाई फ्रेमवर्क, बिफोर एनडीएमए गाइडलाइंस, व्हाट वाज द सिचुएशन, ठीक है। तो डिजास्टर रिस्क कि इंडियाज शिफ्ट, इंडिया कैसे शिफ्ट हुआ रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव, ओके। यहां पर क्या आया था हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो कि एनडीएमए है, एनडीआरएफ है, देन स्टेट डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम है, ये मैकेनिज्म है। फिर उसके बाद हमारा था टेक टूल्स। तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे, अगर आपको लगता है कि नहीं ये टूल जो है ये काम कर सकती है हमारे अर्थक्वेक के मॉनिटरिंग सिस्टम में एंड मिटिगेशन में, जो कि अर्ली सिग्नल दे दे, आईएमडी के या फिर फ्लड के या क्लाउड बर्स्ट के, कहीं पर भी दे सकती है, तो वो टूल आपको निकाल के रख लेने हैं। जैसे कि हमारा GIS, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, हजार्ड जोनेशन मैपिंग, वी विल अंडरस्टैंड क्या है, स्पेशली फ्रॉम द लैंडस्लाइड, फ्लड एंड अर्थक्वेक सेक्टर के लिए। और यहाँ पे वुल्नरेबिलिटी डायमेंशन में आप मेंशन कर सकते हो कौन फिजिकल वुल्नरेबिलिटी क्या है, ठीक है, कितना लॉस होगा, सोशली वुल्नरेबल हैं। देन उसके बाद इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये फ्रेमवर्क आप अपना भी सकते हो, PSPE, पेप्सी हो गया क्या, नहीं पेस्पी। तो ये आप फ्रेमवर्क बना भी सकते हो इसके लिए, ठीक है। आई होप वी आर गेटिंग ओके। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ये अर्बन फ्लड्स। नेक्स्ट जो माइक्रो थीम है इसका, वेरियस डिजास्टर्स, ठीक है। अर्बन फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, अर्थक्वेक। एज आई हैव टोल्ड यू कि अभी तक पूछा नहीं गया है हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स से रिलेटेड, जिसकी गाइडलाइंस एनडीएमए ने अब निकाल दी है, ओके। तो वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दोज एरियाज। ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीज रिपीटेड थीम्स एज वेल। वी हैव सीन दैट अर्बन फ्लड एक रेकरिंग टॉपिक है, जो कि 2016 में पूछा गया था और लेटेस्ट पूछा है 2024 में। देन अर्थक्वेक 2 टाइम्स, 2015 में, 2021 में, एंड क्लाउड बर्स्ट जो है वो 2022 में। इसी क्वेश्चन की मैं आपको बात कर रहा था। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्लाउड बर्स्ट को, ये पूछा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड ऑकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। डिस्कस 2 रिसेंट एग्जाम्पल। ये पूरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैकेनिज्म पूछ रहा है आपसे, ऑकरेंस पूछ रहा है आपसे, ठीक। लेकिन जब आप ये नेचुरल डिजास्टर है और डीएम के अंदर आया हुआ है, तो हमें क्लाउड बर्स्ट हम बताएंगे कैसे होता है, क्या क्या फिनोमेना है, और रीसेंट के कुछ एग्जांपल्स और उनका इम्पैक्ट, फार रीचिंग इम्पैक्ट क्या हो सकता है, हम ये मेंशन करेंगे। 150 वर्ड का है, हमें लिखना पड़ेगा। क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है, कैसे होता है, क्लाउड बर्स्ट प्रोन कहां पर है। अभी हमने अनिमेश प्रधान की एक नोट्स दिखाई थी आपको, तो लिखा हुआ था क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड्स, ठीक। सो क्लाउड बर्स्ट अक्सर, अगर ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, ये अगर हमारा इंडिया ऊपर इंडिया का मैप है, तो ये हिमालयन रीजन जो है हमारे, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोन है क्लाउड बर्स्ट यहाँ पे। क्यों क्लाउड बर्स्ट प्रोन है? अगर हम हिमालयन रीजन पे जाएंगे तो ये हमारा ऐसे माउंटेन है, ठीक। सो ओरोग्राफिक इफेक्ट पता है ना, जितने ज़्यादा वहाँ की ज़मीन गर्म होगी, जितनी ज़्यादा ज़मीन गर्म होगी, कन्वेक्शन होगा, उतना ज़्यादा यहाँ पे कुलोनोलिम्बस का क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, ऑलराइट। और यहाँ से ऊपर पहुँचेगा, जैसे ओरोग्राफिक इफेक्ट होता है ज्योग्राफी में, हम लोग देखे हैं क्लाउड बर्स्ट या फिर क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये क्लाउड फॉर्म होगा, ऑलराइट। बट ये इतना ज़्यादा हमारी जो
ज़मीन है, सरफेस है, लैंड सरफेस इतना वार्म होता है, हीट होता है कि ऊपर जाके गर्म होता है और फिर यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज नहीं होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, और ये जैसे जैसे ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में ये वीक होता है, क्योंकि एयर जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में जाएंगे वो और थिन होते जाएगी एयर, और लूज होगी एयर, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में एयर बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ GHGs ग्रीन हाउस गैस, वहाँ पे एयर काफ़ी कंसोलिडेट है, थिक है, तो इसलिए ये होल्ड कर देती है, और जब धीरे धीरे ऊपर लेकर आप जाओगे तो फिर अचानक से गिर जाता है और ये धड़ाम से जमीन पे गिरता है, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। वर्स्ट क्लाउड बर्स्ट टिल नाउ वाज दी उत्तराखंड, जो रिसेंटली 2014 में हुआ था, जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी। वर्स्ट क्लाउड बर्स्ट हुए थे जिससे काफ़ी डिजास्टर आया था, और नोबडी कुड एक्चुअली, मतलब किसी का रिस्पॉन्स उतना नहीं आ पाया। IMD के भी डिपार्टमेंट से बताया ना कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, तीनों एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, NDMA की टीम, IMD की टीम, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेंशन, एंड देन यू कैन गिव 2 एग्जांपल हियर। फेयर इनफ, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आया था अर्बन फ्लडिंग के ऊपर। फ्लड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, फ्लड और अर्थक्वेक कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं से। याद है सुनामी वाला जो एग्जांपल दिया था मैंने? अब अर्थक्वेक आया था अंदर पानी के, लेकिन सुनामी कैसे आ गई? सेम वही चीज है। अगर अर्थक्वेक किसी हाई सीस्मिक जोन पे आया जहां पर ग्लेशियर है, लॉट्स ऑफ आइस है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है लैंड की, वाटर है वहां पे, तो भाई ऑफ कोर्स इट विल फार रीचिंग इम्पैक्ट, और इमीडिएट इम्पैक्ट भी हो सकता है फ्लड का। Alright, so flood in urban areas is an emerging cloud-induced disaster, climate-induced disaster. तो आपको हमें एक तो ये एक्सप्लेन करना है कि फ्लड इन अर्बन एरियाज कैसे कैसे अर्बन एरिया में क्लाइमेट की वजह से आ रहा है। दूसरा, डिस्कस द कॉज ऑफ दिस डिजास्टर, मेंशन द फीचर ऑफ 2 सच मेजर फ्लड्स इन द लास्ट 2 डेकेड्स इन इंडिया। आपको मेंशन करना पड़ेगा। डिस्क्राइब पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क दैट एम एट टैकलिंग सच फ्लड्स। अब हम लोग इसको चलते हैं अपने L2 जो नोट्स हैं हमारे, एक बार उसको देख लेते हैं कि आपको फेयर आइडिया मिल जाएगा। ऑलराइट, सो हियर इज आवर L2 नोट्स, नीचे होगा आई थिंक। सो इन आवर L2 नोट्स यू कैन सी द हजार्ड जोनेशन मैपिंग लैंडस्लाइड, हाउ वी हैव डन इट। व्हाट इज हजार्ड जोनेशन? नाम से समझ में आता है, जोन नोशन, जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है हमारे सीस्मिक जोन्स को इंडिया में। तो ये सारे आप देख रहे हो, ये सारे बिन डिवाइडेड। अभी हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में जब डिटेल में आएंगे तो। ऑलराइट, तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क इमेज बनी हुई है, एंड देन उत्तराखंड NDMA क्लाउड बर्स्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था हमारे पास 2016 में क्लाउड बर्स्ट मिटिगेशन के ऊपर। हाउ इम्पोर्टेंट वल्नरेबिलिटी अफेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, अब आ गया ये, मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन है। हाँ, फ्लडिंग इन अर्बन एरिया इज एन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर, डिस्कस द कॉज। ऑलराइट, ये इमेज बनी हुई है कि फ्लडिंग कैसे हो रही है अर्बन एरिया में। सो हियर द कंटेंट हैज बीन रिटन कि अर्बन फ्लडिंग इज नाउ अ रिकरेंट हजार्ड, इंटेंसिफाइंग, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल पैटर्न देखा जा रहा है, नंबर 1। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नंबर 2। पुअरली प्लान्ड अर्बन ग्रोथ, नंबर 3, ठीक है। इन प्रीवियस सर्फेसेस, इनएडिक्वेट स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, नंबर 4। encroachment on wetland, amplify flood risk, number 5, and rapid expanding the city. These events put strain on the infrastructure and disrupt mobility. इतने में आपको पूरा पॉइंट मिल गया, एंड देन फटाक से आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, एग्जाम्पल पूछा है, इंडियाज एक्सपीरियंस विद चेन्नई एंड बेंगलुरु फ्लड शोकेस द गवर्नमेंट गैप एंड लॉस ऑफ ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। यू कैन एग्जैक्ट राइट दीज थिंग्स ऑल्सो। जैसे कि पॉलिसीज हैं, नेशनल अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन जो कि 2020 में आई थी, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, स्मार्ट सिटीज टू इंटीग्रेट डिजास्टर रेजिलियंस एंड अर्बन डिपार्टमेंट। ठीक, अब देखिए नीचे, दीज आर दी आंसर एनरिचमेंट कंटेंट। आप लिख सकते हैं, आपसे कितना पूछा है? 2, आप 4 या 3 लिख के रखिए। हर एक डिजास्टर से
कहाँ पे क्या क्या हुआ था, यू हैव टू मेक नोट्स, जैसे कि उस टॉपर ने बनाया था। क्लाइमेट ट्रिगर, IPCC AR6 असेसमेंट रिपोर्ट 2023 में अर्बन रेनफॉल, वार्मर एटमॉस्फेयर होल्ड्स मोर मॉइस्चर, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल लेट्स टू इतना। एनक्रोचमेंट रिस्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क, ब्लू ग्रीन रिस्टोरेशन, स्मार्ट सिटीज, इंस्टीट्यूशनल ड्रेनेज मॉडर्नाइजेशन, अमृत 2.0। क्योंकि एक तो चैलेंजेस आधा बताया हुआ है और आधा गाइडलाइंस बताया हुआ है, उनके एग्जाम्पल भी मेंशन किए गए हैं। एक और क्वेश्चन जो आया था, कॉज एंड प्रिपेयर्डनेस ऑफ अर्बन फ्लडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, डिस्कस द रीजन ऑफ अर्बन फ्लड्स। क्या है रीजन अर्बन फ्लड का? सेम क्वेश्चन आपको मेंशन करना है, मतलब सेम कंटेंट, कुछ नया कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है, सेम दिया हुआ है, ठीक है। मुंबई रेनफॉल 2023, लॉस ऑफ वेटलैंड इन हैदराबाद फ्लड, देन अर्ली वार्निंग सिस्टम, IMD नाउकास्ट एंड सैशे अलर्ट, ठीक। स्टॉर्म ऑडिटर इन जम्मू एंड पुणे, वी कैन मेंशन दीज। क्लाउड बर्स्ट का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अच्छा, इसका क्लाउड बर्स्ट या साइक्लोन, इनकी स्पीड होती है, यू मस्ट मेंशन स्पीड। स्पीड मेंशन करोगे तो DM का जो एग्जामिनर होगा वो समझ में आ जाएगा उसको कि इस कैंडिडेट को पता है, मतलब ये ही और शी इज गोइंग बाय द डेटा, ठीक है। यू कैन रीड दिस। क्लाउड बर्स्ट, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट, टिपिकली मोर देन 100 मिलीमीटर पर आवर, 100 mm पर आवर की स्पीड से ये इवेंट हो रहा है, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कैटेगराइज कर सकते हैं। दे ऑकर ड्यू टू ओरोग्राफिक लिफ्ट वेयर मेड इन लेडन, जो मैंने अभी ये बताया, कंडेंसेशन एंड हैवी रेनफॉल, हिमाचल, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर काफ़ी फ्रीक्वेंट यहाँ पर होते हैं। आई होप यू आर नाउ गेटिंग इट। सी नाउ, अब द क्वेश्चन हैज कम ऑन अर्थक्वेक। नाउ इन अर्थक्वेक वी हैव अंडरस्टूड, इन ज्योग्राफी में हमने क्या देखा? ज्योग्राफी में हम ये देख रहे हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी में कि हाउ इज द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, कैसे होता है अर्थक्वेक से, इंट्रूसिव इंट्रूजन एक्सक्लूजन, जितने भी रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं, कोर मेंटल क्या होता है, वो हम एक साइंस देख रहे थे। लेकिन इन्वायरमेंट में जब अर्थक्वेक होता है तो उसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, ऑन वेरियस रिसोर्सेज, ऑन लैंड, ऑन सी, ऑन एग्रीकल्चर, मतलब किस तरीके का इम्पैक्ट होता है जब और अगर हो गया, लेट्स से कि अर्थक्वेक हुआ और ह्यूमन सेटलमेंट को इम्पैक्ट हुआ, इस पोर्शन में हम क्या देखेंगे? हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू गेट रेडी, प्रोएक्टिव कैसे हुए, प्रिपेयर्ड कैसे हुए, हाउ टू अंडरस्टैंड, who will give us the notification that okay, you have to stay alert because these are the things are getting happening. All right, so here it's discuss about the vulnerability of India to earthquake related hazard, give examples including the salient features of major disaster caused by earthquakes. earthquake की वजह से क्या क्या डिजास्टर हो सकते हैं, थिंक अबाउट इट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट कि earthquake की वजह से what all disasters it can influence. just the earthquake अपने आप में एक डिजास्टर है और ये दूसरे डिजास्टर को भी कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज, earthquake सिर्फ और सिर्फ नेचुरल है क्या, एंथ्रोपोजेनिक नहीं है? है, ह्यूमन मेड भी है ना। माइनिंग, अनप्लान्ड माइनिंग चल रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है। सो लैंडस्लाइड हो सकती है अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड्स आ सकते हैं, एवलांच आ सकता है, ठीक है। सो फैक्ट दिया हुआ इसमें, इंडिया इज अमंग मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्रीज ग्लोबली विद ओवर 58% ऑफ इट्स लैंड मास वल्नरेबल टू सिस्मिक हजार्ड। ये बहुत अच्छा आपका कंटेंट है फॉर योर इंट्रो, प्लीज रिमेंबर एंड राइट दिस डाउन, आपको ये कंटेंट मिल भी जाएगा। इंडिया इज अमंग द वर्स्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्री ग्लोबली, 58% ऑफ द इंडिया लैंड मास is vulnerable to seismic hazard. ठीक, the Indian plates active collision with Eurasian plates, ठीक है, cause tremors especially Himalaya and Indo-Gangetic plain, जो ऊपर वाला है। वर्स्ट जो आज तक के हमारे इंडिया के हिस्ट्री में जब से हमारे मेजर्स हो रहे हैं, 3 अर्थक्वेक क्या हुए हैं 30 सालों में? लातुर 1993, अच्छा भुज 2001 में हुआ, सिक्किम 2011 में हुआ।
तीनों को मिला के, और इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर तो लिखा ही नहीं है इसमें, जम्मू एंड कश्मीर भी हुआ था, सबको मिला दें तो बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी, विच डिमॉन्स्ट्रेटेड कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वीक है। हैवी डेंसली पॉपुलेशन वाले एरिया में जहाँ पर ये हो रहा है वहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, एंड इट इज़ द लॉस एंड अ ह्यूज गैप इन द गवर्नमेंट मशीनरी। आंसर एनरिचमेंट के लिए ये है सिस्मिक जोनिंग, जोन 5 टू जोन 2 का क्लासिफिकेशन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, JNK, हिमाचल फॉल्स इन जोन 5, इसको याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्बन सिटीज दिल्ली इन जोन 4 फॉर सीरियस रिस्क। ठीक, भुज अर्थक्वेक 7.7 मैग्नीट्यूड का था, ओवर 20,000 डेथ्स, स्पार्क न्यू एंडियमिक क्रिएशन। लातूर में 10,000 से भी ज्यादा हुए थे महाराष्ट्र में। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट फॉल्ट लाइन डिसरप्टेड द रोड, हाइडल प्लांट्स हिंडर्ड। ऑलराइट, अर्बन हॉटस्पॉट दिल्ली, चंडीगढ़, गुवाहाटी, माइक्रो जोनेशन मैप अपडेटेड फॉर 30 सिटीज, अवेयरनेस गैप्स कराई जाए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, वट हाउ सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट दीज आर। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 3। ये है हमारा अर्थक्वेक का, ये जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। ये देखिए ये सारे कलर में हैं। जो लाल वाला है वो जोन 5 है, पूरा नॉर्थ ईस्ट, फ्यू पार्ट ऑफ हिमालयाज एंड देन वेस्टर्न पार्ट में है। एंड देन जो दिल्ली है वो हाई रिस्क जोन में आता है, जोन 4 में, वो ये वाला एरिया है। उसके बाद फिर मॉडरेट रिस्क में आता है, ये कभी भी घंटी बज सकती है भाई। ओके, बट अगेन वी हैव आवर टीम हु विल नोटिफाई कि अब जो है वो खाली कर देना चाहिए आपको। ये देखिए मैंने वही चिपकाया है जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। ओके, सो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट अर्बन फ्लड्स। अर्बन फ्लड ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है फ्रॉम NDMA गाइडलाइंस। When you will see NDMA guidelines, the guidelines on management of urban flooding and September 2010 में इनका PDF था। ये है अर्बन फ्लड्स का, एंड 100% you will find exact answer from here। सुनामीज के ऊपर गाइडलाइंस है, लैंडस्लाइड एंड स्नो एवलांचेस। ओके, लैंडस्लाइड और स्नो एवलांचेस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, कैन आस्क, इट कैन कम। ये जो बुक है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो वेबसाइट है, उनमें ग्लॉसरी बहुत अच्छी दी हुई है। ग्लॉसरी मतलब कि डेफिनेशंस ऑफ फ्यू कंसेप्ट, फ्यू टर्म्स, कि बैक वाटर किसको कहते हैं, कैचमेंट किसको कहते हैं, चैनल किसको कहते हैं, कन्वीनियंस सिस्टम, ड्रेन, डिटेंशन, डिजाइन स्टॉर्म किसको कहते हैं, सेडिमेंट क्या होता है, सिल्ट क्या होता है, वाटर शेड क्या होता है, देन वाटर बॉडी, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मैनेजमेंट, रन ऑफ स्टॉर्म वाटर क्या होता है, ये सब दिया हुआ है इसमें। बट इसका व्हेन यू विल गेट टेक द PDF यू विल लर्न एंड अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो ये कुछ अच्छी चीजें दी हुई हैं जिसको मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है इसमें। व्हाट इट हैज आल्सो गिवन इन द NDMA गाइडलाइंस, फ्लड मैनेजमेंट डिसीजन सपोर्ट, और ये दिया हुआ फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट द अर्बन फ्लडिंग। अभी अर्बन का आया था क्वेश्चन, सी दीज आर द थिंग्स विच इज ऑलरेडी गिवन इन द NDMA गाइडलाइंस। ये मैंने फ्लड वाले में से निकाला है। क्या लिखा है, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू अर्बन फ्लडिंग। व्हाट आर द फैक्टर, मीटीरियोलॉजिकल फैक्टर, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, मीटीरियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कि रेनफॉल की वजह से, साइक्लोनिक स्टॉर्म, स्मॉल स्केल स्टॉर्म, टेम्परेचर गिर गया, बढ़ गया, स्नोफॉल एंड स्नो मेल्ट, इसकी वजह से अर्बन फ्लड हो सकती है। आपको भी ऐसे बाइफर्केट कर। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर, सॉइल मॉइस्चर, ग्राउंड वाटर, दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज। देन ह्यूमन फैक्टर क्या है, सरफेस ऑक्यूपेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स, देन इनसफिशिएंट नॉन मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देन too efficient drainage system, climate change, urban microclimate, then indiscriminate disposal of solid waste. You must use this, इसको लिख लो और ये बहुत काम आएगा आपके आंसर के लिए। Simultaneously, flood management decision support system, how these guidelines or framework take decision अगर फ्लड जैसी सिचुएशन आती है तो। कैटेगरी ऑफ फ्लड ये देखते हैं, कौन सी कैटेगरी का फ्लड है ये, देन वार्निंग, किस कैटेगरी के फ्लड में कैसी वार्निंग देनी चाहिए, और फिर क्या एक्शन लेना चाहिए या फिर इंपैक्ट क्या होगा उस वार्निंग का। जैसे अगर कैटेगरी ऑफ फ्लड में अगर कोई वार्निंग नहीं दी गई है, नो थ्रेट, नॉर्मल फंक्शन ऑफ अर्बन सिस्टम, बट लेकिन माइनर वार्निंग है, माइनर फ्लडिंग इन सम एरियाज, सम इनकन्वीनियंस टू पब्लिक होगा। मॉडरेट में
low lying areas में may require evacuation of houses, disruption of road but not railways and airport. Severe में large scale many part of the city need complete evacuation, towns, major disruption of road, rail, traffic. केरला में ये हुआ था रिसेंटली, अभी जो हुआ है. Did you get it? All right. This is the complete flow chart of the flood management. Okay, कि hydrological and climate data in real time, hydraulic and climate data in real time क्या करेगा? फ्लड डिटेक्शन सिस्टम, उसके बाद फ्लड फोरकास्ट सिस्टम, असेसमेंट ऑफ फ्लड एंड हजार्ड, ये पूरा फ्लो बना हुआ है. देन फ्लड रिस्पॉन्स सिस्टम क्रिएट होगा. साथ में रिमोट सेंसिंग ऑफ थंडरस्टॉर्म सेल, देन QEP, QRR सर्ज मॉडल्स, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये हर एक सिस्टम पे ये मॉडल्स जो हैं लगे हुए हैं, AI मॉडल्स हैं, वो इनको डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक, यहाँ पर क्या है? पब्लिक पार्टिसिपेशन है. फ्लड मैनेजमेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इधर से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लड मैनेजमेंट पॉलिसी. ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लड, जो हमने अभी पढ़ा है. किस टाइप का फ्लड है ये? सीवियर है, वेरी सीवियर है, नॉर्मल है, माइनर है. ठीक, फिर डिसीजन लेने के बाद फिर वार्निंग दी जाएगी एंड देन रिस्पॉन्स टीम वहां पहुंचेगी. ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सम सोर्स कंट्रोल ऑप्शन. कि ऑप्शन क्या है? लोकल डिस्पोजल, इनलेट डिस्पोजल, ऑन साइट स्टोरेज. दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप इसको स्किप कर सकते हो. बट दिस इज सोर्स कंट्रोल ऑप्शन, कि जहां पर जो चीजें हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वहां से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो. उसका एडवांटेज है, उसका डिसएडवांटेजेस है. ओके, लेट अस अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ही क्वेश्चन के टॉपर्स ने आंसर्स लिखे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव गॉट आदित्य श्रीवास्तव, वी हैव गॉट अस्मी, एंड देन वी हैव गॉट अर्चित डोंगरे, and they have written same answer of the same question. Okay, so I'll read the question and let's decode. यूपीएससी में मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन तो कर ली, लेकिन आंसर राइटिंग करते वक्त क्या आपको भी यही फील होता है कि टाइम तो था, पढ़ाई भी की, पर आंसर का स्ट्रक्चर वीक था, कंटेंट था पर एग्जाम्पल और डेटा पॉइंट्स नहीं थे, स्टैटिक पढ़ लिया पर करंट अफेयर कैसे इंटीग्रेट करें नहीं पता. हर क्वेश्चन का सेम फ्लो बनता है जब भी आंसर राइटिंग करो, कोई मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग ही नहीं है. लेकिन आप अकेले नहीं हो. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट डेली फेसिंग दिस प्रॉब्लम. बट मार्गदर्शन आईएएस का मेंस PYQ अस्त्रा बना है इसी प्रॉब्लम और स्ट्रगल का सॉल्यूशन, जहां पर आपको 20 से भी ज्यादा हर एक सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एनालिसिस और डिस्कशन के साथ. हर क्वेश्चंस के थीम वाइज ब्रेकडाउन और मॉडल आंसर मिलेंगे. हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टॉपर्स की कॉपीज का कंपैरिजन और उनका इवैल्यूएशन, उनकी कॉपीज की एनालिसिस और नोट मेकिंग के कुछ हैक्स आपको पता चलेंगे. आपको इसमें 4 लेवल में कंटेंट डिवाइड होगा, लेवल 1 टू लेवल 4, जो कि आपके प्रिपरेशन में काफी बूस्ट करेगा. हर वीक एक लाइव डाउट सेशन होगा सिद्धार्थ सर के साथ, और ये सब कुछ हमारे मार्गदर्शन आईएएस के मोबाइल ऐप पर मिलेगा. मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना एक स्किल है और हम आपको सिखाएंगे वो स्किल स्टेप बाय स्टेप. This is not just another PYQ course. This is your blueprint of getting 600 plus in GS mains, including GS paper 1 to 4 and essay. सोचिए मत ज़्यादा, जो चाहिए वही मिलेगा. यूपीएससी के पैटर्न और उसके एग्जामिनर के माइंडसेट को समझिए. आज ही एनरोल करिए, शायद लेट ना हो जाए. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. कोड यूज करिए मेंस PYQ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. Some regions in India, including Delhi, highly vulnerable to the impact of earthquake originating in Himalayas. Okay. One part. Discuss what institutional measures have been taken to mitigate earth losses in India. दूसरा part. And do you think there are significant gaps that still exist? तीसरा part. All right. Now, how Aditya has written his answer. शुरुआत करते ही recent earthquake of 7.8 magnitude in Turkey drew attention of this looming disaster. तुर्की में हुआ, मैंने बताया था ना भी, केस स्टडी तुर्की हुआ अर्थक्वेक. तो भारत का ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का प्रोग्राम चल रहा है. ये डाल दिया इंट्रो टू हुक. दिल्ली इज वल्नरेबल अलोंग विद अदर रीजन्स एज वेल. जैसे इन्होंने पूरा बना दिया. दिल्ली किसमें? जोन 4 में आता है, अभी हमने पढ़ा. यू कैन ड्रॉ मैप हियर. ओके, नाउ दिल्ली इज वल्नरेबल अलोंग विद अदर रीजन्स एज वेल. दैट हिमालय ड्यू टू मूविंग हिमालयाज ड्यू टू इंडियन प्लेट 1 सेंटीमीटर हर साल मूव हो रहा है.
Delhi lies on the fault lines from the Aravallis. Gujarat lies on the intersection of Itna. High population density even in zone 5 of earthquake is vulnerability. न सिर्फ दिल्ली की बात की है बल्कि और भी जगह की बात की है जो कि ऑल्सो वुलनरेबल हैं. ठीक है. क्लोजनेस ऑफ द हिमालयाज एंड ट्रिमर्स फेल्ट इन यूपी एंड बिहार. 6 पॉइंट है हाई वुलनरेबिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ कंप्लायंस एंड बिल्डिंग लोड्स. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है यहाँ पे. उसके बाद क्या है, इन दिस लाइट फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन टेकन. अर्थक्वेक से रिलेटेड क्या क्या टेक किया गया है, क्योंकि इसमें मेंशन है व्हाट इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैज बीन टेकन टू मिटिगेट. नाउ ही इज एड्रेसिंग द क्वेश्चन पार्ट सेकंड. क्या है, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय टारगेट जी ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क. सेंडाई फ्रेमवर्क को मेंशन किया गया है. दीज आर द फ्रेमवर्क: अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग, इंडिया क्विक, एनडीएमए गाइडलाइन, डिजास्टर रेजिलियंट. येट क्या पूछा है, थर्ड पार्ट क्या है, डू यू थिंक देयर आर सिग्निफिकेंट गैप्स स्टिल एग्जिस्ट. अब यहां पर ये क्या है, येट देयर आर सिग्निफिकेंट गैप्स इन द अर्थक्वेक मैनेजमेंट. क्या क्या गैप है हमारे, अर्ली वार्निंग नहीं दे पा रहा, टेक्नोलॉजिकल इशू है. देन एसडीएमए कैपेसिटी बहुत स्लो है. टूरिज्म बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी. फिर इंडिपेंडेंस डिजास्टर, लैक ऑफ डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग की प्रॉब्लम है. ठीक. तो वे अहेड में 4 पॉइंट्स और मेंशन कर दिए बिकॉज 15 मार्कर का क्वेश्चन है. वे फॉरवर्ड 5 पॉइंट इसमें, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट हो गया 15 पॉइंट. तो वे अहेड क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर प्लान होना चाहिए, नेटवर्क होनी चाहिए, अवेयरनेस, विक्रम गौर पैनल टूरिज्म को ध्यान देना चाहिए, हारमोनियस इंफ्रास्ट्रक्चर हिमालय में होनी चाहिए, रवि चोपड़ा कमेटी. दिस वुड हेल्प टू, यू रिमेंबर आदित्य श्रीवास्तव हैज बीन यूजिंग same framework for conclusion. Again, this would help to mute the impact of earthquake and promote safe recovery of itna losses. All right. Now, same question. Asmi what has mentioned? Asmi ने क्या लिखा है? Earthquake are the sudden release. अब इन्होंने earthquake को define कर दिया है कि sudden process define कर दिया है, phenomena. Sudden release of energy from the interior of the earth, which results the shaking of the ground. 68% of the Indian landmass is prone to earthquakes. Alright. ये इन्होंने जोन यहाँ पर भी बना दिया है. 0.5 1 मार्क मिल गया. वुलनरेबिलिटी लिस्ट, दिल्ली टू अर्थक्वेक यहाँ मेंशन कर दिया. लाइज जोन 4 में, हाईली पॉपुलेटेड है, कंस्ट्रक्शन है, इंक्रोचमेंट है, पॉल्यूशन है. शी इज ऑल्सो रिटन वेरी गुड आंसर. देन इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैज बीन टेकन. क्या क्या लिए गए हैं, हजार्ड जोनेशन मेंशन किया है. इंडिया क्विक ऐप, क्विक ऐप, जोन 4 जोन 5 एरिया में कोई भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल या कोई नहीं बनाया जाए क्योंकि प्रोन है. अवेयरनेस कैंपेन, देन आपदा इनिशिएटिव्स, मिटिगेशन. देन गैप्स क्या क्या हैं. ऑलराइट. देन शी हैज मेंशन द गैप्स इन द रीसेंट टाइम. टर्की, अब इन्होंने टर्की का एग्जांपल कंक्लूजन में लिखा है, आदित्य ने अपने इंट्रो में लिखा है. व्हाट मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑलराइट. तो नाउ अर्चित डोंगरे का आंसर देख लेते हैं. ऑलराइट. सो अर्चित डोंगरे, विजन. सो मेरा रिक्वेस्ट है विजन आईएएस से कि भाई कॉपीराइट वगैरह मत करिएगा क्योंकि पढ़ाई के पर्पज से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं. दूसरी चीज़ कि ये ऐसे जो मेंशन किए होते हैं कॉपी पे, हमें पता है कि आपके यहाँ से पढ़े हैं हम लोग रिसर्च और एनालिसिस के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से भी लगभग 2 टॉपर हैं जिसको हमने गाइड किया था इन मेंस. कॉपीज हमारे पास भी हैं, बस हमने यहाँ पे मार्गदर्शन ऊपर लिखवाया हुआ है, अभी भी है. कुछ स्टेट पीसेस के कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्लियर किया है, मार्गदर्शन लिखवाया हो तो वैसे लिख सकते हैं. अब यार इतना लंबा चौड़ा तो आंसर छुप जाता है उसमें, क्रिएटिविटी छुप जाती है. एनीवेज, अर्चित डोंगरे ने क्या किया है कि एक जोन ही बना दिया है यहाँ पे. ठीक है, कि ये सीस्मिक जोन है, ये इंपॉर्टेंट जोन है, हाईली अर्थक्वेक प्रोन एरियाज. सो इन्होंने इंट्रो कैसे दिया है, हिमालयन रीजन इज वन ऑफ द ट्रांस एल्पाइन fault between the interactions of Eurasian plate and Indo-Australian plate, therefore due to tectonic activity surrounding Delhi, Haryana, J&K vulnerable to high levels of seismic activity. Mention कर दिया उन्होंने. Then institutional measures of NDMA क्या है, hazard zonation, zonal map. देखो अगर कंटेंट देखा जाए तो लगभग सेम ही कंटेंट है. सिग्निफिकेंट गैप्स में इन्होंने मेंशन कर दिया कि सेंडाई फ्रेमवर्क नहीं अपना रहे हैं. इन्होंने मेंशन कर दिया है कि फायर फाइटिंग अप्रोच एंड प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं है. वही चीज़ है जो कि हमने अभी डिस्कस की है. एवरीबडी इज यूजिंग द सेम थिंग. कोई इधर से कान पकड़ रहा है, कोई इधर से कान पकड़ रहा है. आपको कंटेंट, अब यू हैव टू यूज इट. देयर द सेम कंटेंट बीन यूजिंग इट.
ऑलराइट, बस प्लेसमेंट की जगह क्या है और आपके प्रेजेंटेशन की जगह है. मेंस इज नॉट अबाउट ओनली कंटेंट, इट्स अबाउट आल्सो द स्पीड ऑफ राइटिंग प्लस द प्रेजेंटेशन एंड प्लस योर एप्लीकेशन ऑफ माइंड यहाँ पे. ऑलराइट, सेम थिंग दे हैव मेंशन्ड, एवरीबॉडी सेम थिंग दे हैव मेंशन्ड. नाउ लास्ट हमारा आता है कि ये देखिए ड्रॉट के ऊपर आया है एनडीएमए की गाइडलाइंस, सुनामी के ऊपर, देन कॉज एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंडस्लाइड एंड डैम फेलियर एंड देयर कॉजेज. ऑलराइट, सो इफ वी विल लुक इन दिस केस, सुनामी, ड्रॉट, हाँ ठीक, हमने डिजास्टर टाइप्स देख लिए ना. ये भी डिजास्टर, डैम का फेलियर होना, ये 2023 में आया था, रिसेंट का है डैम का फेलियर होना. डैम का फेलियर, डैम हमने कंस्ट्रक्शन किया है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट नेचुरल कॉज की वजह से ये एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है. डैम का फेलियर होना, बहुत बड़ा लॉस होना, एक तो प्रॉपर्टी का लॉस होना, फ्लड आ सकता है, देन फ्लोरा एंड फौना का डिस्टर्ब होना, नेचुरल वेजिटेशन खराब होना, लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकती है वहाँ पे. कॉज एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंडस्लाइड, अभी हमने इतना कुछ पढ़ा है लैंडस्लाइड के ऊपर, ठीक. तो व्हेन यू विल सी हियर कॉमन थिंग, डैम फेलियर आर ऑलवेज कैटास्ट्रोफिक, स्पेसिफिकली इन डाउनस्ट्रीम साइड रिजल्टिंग इन कोलोसल लाइफ. इतना गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डैम फेलियर. Describe the various cause and effect of landslide. Mention important component of national risk management strategy. क्या है component आपको बताना है national landslide risk management strategy का. On December, tsunami brought havoc in 14 countries including India. Discuss factor responsible for the occurrence of tsunami in its effect on the economy. ठीक है. एक part, इसका 2 part. In the light of guidelines of NDMA, describe the mechanism preparedness reduce risk such events. तीसरा part. फिर आया है ड्रॉट. ड्रॉट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिजास्टर इन अ व्यू ऑफ स्पेशल एक्सपेंस, देन टेम्पोरल ड्यूरेशन, स्लो ऑनसेट एंड लास्टिंग इफेक्ट ऑन वुलनरेबल सेक्शन विथ अ फोकस ऑन सितंबर 2010 गाइडलाइंस. देन डिस्कस द मैकेनिज्म. अब यहाँ पे लाइकली एल नीनो एंड ला नीना. वेरेवर यू फील द क्वेश्चन इज बिग, जस्ट डिवाइड द क्वेश्चन. और कहीं पर अपने जब, for example, if you will face these 3 questions, if you will face in mains paper, real mains paper, तो एक हैबिट बना लो, write these questions there. मतलब वो कोर पार्ट लिख लो साइमन क्या क्या है, तो ज़्यादा समझ में आ पाएगा. क्योंकि you will waste your time when again you will read the same question. तो try a habit of making a rough framework on the top of the question, ताकि आप उस फ्रेमवर्क को देख के कीवर्ड आप पकड़ोगे और लिख दोगे. Did we get it? जैसे कि हीट वेव्स है, क्वेश्चन हीट वेव पे नहीं आया है, क्वेश्चन लाइटनिंग और थंडर पे नहीं आया है. अभी देखो कि 25 किल्ड इन लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन उत्तर प्रदेश, सीएम योगी ऑर्डर्स रिलीफ. 25 पीपल बिजली गिरने से. एनडीएमए के गाइडलाइंस है लाइटनिंग के ऊपर, नहीं हीट वेव के ऊपर. लाइटनिंग के ऊपर शायद अभी नहीं आई है, लेकिन हीट वेव के ऊपर एनडीएमए के गाइडलाइंस है. आंसर भी था, अभी मैं आपको आंसर दिखाता हूँ. हीट वेव की वजह से कितना इम्पैक्ट क्रिएट होता है स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई से लेकर. ठीक, इन दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है 100%. यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, हीट वेव्स की गाइडलाइन है और क्या क्राइटेरिया है हीट वेव आ सकता है. जैसे कि हीट वेव नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड टिल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री फॉर प्लेन्स एंड 30 डिग्री फॉर हिली रीजन्स. ये केस दिया हुआ है. जब आप हीट वेव्स की डेफिनेशन लिखोगे तो इसको यही लिखोगे कि बियॉन्ड 40 डिग्री फॉर प्लेन्स एंड बियॉन्ड 30 डिग्री फॉर हिल्स, तभी वो हीट वेव्स कहलाएगी. ठीक है. हेल्थ इम्पैक्ट ऑन हीट वेव्स, डिहाइड्रेशन, हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, साइन एंड सिम्टम्स होते रहते हैं यहाँ पे. हीट क्रैम्प्स में जैसे कि एडर्ना, स्वेलिंग, देन फेंटिंग, देन देयर आर थिंग्स विच स्टार्ट गेटिंग वॉमिटिंग, हेडेक, मसल क्रैम्प्स वगैरह होने लगते हैं. ये दिया हुआ है गाइडलाइंस में. ये एक पेज का, इसको पढ़ लो, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो, दैट्स इट. कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बट क्वेश्चंस विल कम एंड देन यू विल रॉक इट. ये देखो, ये आदित्य अग्रवाल जो इस साल के AIR 9 हैं उनकी नोट्स हैं. ये नोट्स हीट वेव के ही ऊपर है. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने PYQ को एनालाइज करके
और एक्सपेक्टेड थीम के ऊपर क्वेश्चन निकाला था कि इन द लाइट ऑफ इंक्रीज्ड इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ हीट वेव इन द लास्ट डिकेड, डू यू थिंक दैट इट इंक्लूड हीट वेव एज ए नोटिफाइड डिजास्टर अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट? ठीक, सो हीट वेव्स रेफर्स टू द पीरियड ऑफ एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर ओवर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन. देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है. यूजुअली इफ टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री इन द प्लेन्स एंड 30 डिग्री इन द हिल्स. ये कहाँ से निकाला है डेटा? या तो डायरेक्टली निकाला होगा एनडीएमए की वेबसाइट से, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ही एनडीएमए की वेबसाइट से निकाल के डाला होगा. मैंने आपको डायरेक्टली सोर्स बता दिया है. डिड यू गेट इट? इज इट क्लियर नाउ? इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम दैट यू विल गो टू एनडीएमए वेबसाइट एंड देन सोर्स. ज़्यादा टाइम नहीं लगना. मुझे बहुत टाइम नहीं लगा, मैंने तुरंत निकाल लिया था. ऑलराइट, ये डेफिनेशन हो गई. देन क्या? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ हीट वेव्स हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू, किस वजह से इंक्रीज हुई है? नाउ delayed onset of monsoon in the country, urban heat island effect, deforestation activities like agriculture and mining, then increased concentration of greenland gases in the atmosphere, impact of heat wave sorry, किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर है, फिर प्रोडक्टिविटी हेल्थ केयर के ऊपर है, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर है. 4 डायमेंशंस मिल गए यहाँ पे, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और देन योर overburden of health system. Therefore, there is a need to include the heat wave as a notified disaster. This would help in. ठीक है. Now, increased emergency responses क्या क्या कर सकते हैं? Setting of heat wave action plan, funding from NDRF, SDRF, coordinating this increased intensity and frequency disproportionately. I think you are getting it. Let's one more question. Same question. Many answers, same questions. 3 toppers have written. While climate change is responsible for crop failure, the agriculture sector itself is partly responsible for extreme weather events. Discuss what strategy has been adopted under National Agriculture Disaster Management to strengthen the resilience of farming community in India. Agriculture से related है, weather extreme है, तो climate change is driving various extreme weather events and India is 7th most vulnerable to climate change according to IPCC. Now he has quoted the source. 7th most vulnerable to these climate extremes. India. क्या है? Extreme climate extreme. यहाँ पर लिखा हुआ है ना, responsible for extreme weather events. He knew it. He has written it. क्लाइमेट चेंज कॉजिंग क्रॉप फेलियर. बिना टाइम के टाइम पे बारिश हो रही है, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जा रहा है. जहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही है, जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही है. फेब्रुवरी रेन्स डिस्ट्रॉय वीट इन नॉर्थ इंडिया. ठीक है, जहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस है वहाँ पे पानी ज़्यादा हो जा रहा है, जो वाटर रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ पानी कम पड़ रहा है. ड्रॉट ड्यू टू हीट डोम्स इन मार्च. यहाँ पर आप हीट वेव्स के बारे में बात कर सकते हैं, वेदर एक्सट्रीम हीट वेव्स के बारे में आप बात कर सकते हैं. यहाँ बात किया गया है. लोकस्ट अटैक बहुत पॉपुलर है, हमने खूब पढ़ा हुआ है करंट अफेयर्स में भी. मॉनसून वेरिएबिलिटी ड्यू टू स्ट्रॉन्गर एल नीनो एज इन 2010-2013 रिड्यूस 18% ऑफ शुगर केन आउटपुट इन इंडिया इन 2010. सबसे बड़ा एरिया कहाँ है शुगर केन? महाराष्ट्र में, बीड में. डिस्टर्ब्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज फ्लड्स इन हिमाचल प्रदेश. देन येट it's two-way relation as agriculture to impact climate change. ठीक, agriculture sector itself is partly responsible for the extreme event. ये इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर. Yes, land flowing converts land into carbon emitter from sink. Vidarbha region, flood irrigation, nitrogen fertilizer, then pesticides, and then use of diesel motor generator leads to extreme weather events, far-reaching impact. In this light, National Agriculture Disaster Management Plan can help. You must read the National Agriculture Disaster Plan. What is the plan? ये तो मेंशन किया है 5 पॉइंट, इसको देख लेना बट अपने से भी पढ़ लेना. Creating resilience among farming community for better information, capacity and mock drill, disaster audits, climate resilience crop, mobile vans, and this would help. Again, Aditya Srivastava conclusion same. This would help to promote disaster resilient agriculture in paradigm shift. एक इनका सेट हो चुका है. ओके, ये समझ में आ गया. तो इन्होंने लिख दिया है 7th, ये
इन्होंने क्या लिखा है, द 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ IPCC हैज हाईलाइटेड कोड एंड रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिकली इतना इतना इतना. शी हैज मेंशन्ड कोटेड IPCC. इन्होंने क्या मेंशन किया था, 7 IPCC की रिपोर्ट में 7 मोस्ट वुलनरेबल. इन्होंने भी IPCC किया है, लेकिन 6th असेसमेंट रिपोर्ट को किया है कोड रेड रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज स्पेशली फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया फेसिंग एक्सट्रीम वेदर पैटर्न ड्यू टू impact on agriculture. Climate change is responsible for crop, and then she has created a good flow chart. Learn flow chart from her and you can also incorporate. जैसे कि climate change यहाँ लिख दिया, यहाँ पे climate change लिख दिया, और फिर क्या लिखा है कि erratic monsoon, increased drought, heat waves, increased cyclogenesis, increased flood, this result to crop damage and this result to crop failure. बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनर खुश हो जाएगा. 1 मार्क्स यहाँ दे देगा, 1 मार्क्स यहाँ दे देगा आराम से. देन इश्यूज क्रिएटेड इंक्रीज, देन लीडिंग टू पता नहीं क्या क्या लिखा है, फूड सिक्योरिटी है, इंक्रीज्ड इंडेप्थनेस है, पॉवर्टी है. कॉजेज यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर इटसेल्फ पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. What are the extreme weather event? Why it is responsible? Releases agriculture major greenhouse gases हमें, ठीक, जो हमारे 6 ग्रीन हाउस थे हमने पढ़ा था. देन राइस कल्टिवेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, देन स्लैश ऑफ बर्निंग एग्रीकल्चर. ऑलरेडी आपका जो हमारा PM 2.5 PM 10 जो स्टबल बर्निंग पर आता है, ठीक है. नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, वो क्या हो सकता है. देन शी हैज आल्सो मेंशन्ड द एंटायर थिंग. एंड देन एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री. स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू इंश्योर द क्लाइमेट रिलेटेड इतना 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 योजना इज द राइट स्टेप. अर्चित का देखते हैं व्हाट ही हैज मेंशन्ड. एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ इज अ मैसिव एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज अलॉन्ग विद द मिक्स्ड. नाउ रिमेंबर, अब इनका ये वाला कंटेंट है, तो असमी का उधर कंटेंट दिया हुआ था, राइट. वहां पे शी ऑल्सो मेंशन अबाउट द ग्रीन हाउस गैस. आदित्य हैज ऑल्सो मेंशन अबाउट द ग्रीन हाउस गैस, बट यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है. एग्रीकल्चर सेक्टर, राइस वो भी मेंशन किया था, एनिमल फीकल्स, एंड देन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक these impact. Clearing of farming for farming and lands lying flow, desertification, soil erosion, landslide, impact of pesticides and herbicides, national agriculture plan. Then all 1 2 3 way forward mein there are 5 points she has mentioned what should be done. Organic farming, okay, way forward mein. Then honey done food, then practice, then nano urea 80-90% more efficient. Hence sustainable agriculture is on the NCAP, National Climate Action Plan, and must be prioritized for policy interventions. All done, all clear? So this is how we have summed up disaster management with a very good note. So I hope कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी. So before I will end this session, we have to, I am reiterating कि NDMA की गाइडलाइंस ज़रूर पढ़िए, और ये आप डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको कहाँ से पढ़नी है आपको. देन सेंडाई फ्रेमवर्क, देन ये दिस थिंग नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिकॉज इट हैज़ फार रीचिंग इम्पैक्ट, ये पढ़ना है. SDRF के बारे में पढ़ना है, सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ना है, असेसमेंट रिपोर्ट 6 जो है IPCC की वो पढ़नी है, ठीक. एंड देन फैक्ट्स. The more facts you will write, the better your answer will be, because you have seen these are the toppers and they have written huge facts in it. I hope things are good. There are few themes which they can also answer related to wildfires. Wildfire के ऊपर है, एक तो अपना heat waves, दूसरा lightning as a disaster जो अभी हुआ है, बिजली कड़कना, और दूसरा wildfires. वो भी एक डिजास्टर ही धीरे धीरे बनता जा रहा है, क्योंकि छोटे से पेस पे शुरू हो रहा है एंड देन इट क्रिएट्स इतना आग लग जाना. आपने देखा ही होगा कि नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड अमेज़न जल रहा था, ठीक. ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था कांड कि इतना ज़्यादा जल रहा था, एंड देन इट इकोलॉजिकली इम्पैक्ट, नेचुरल वेजिटेशन वॉज, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट हो रही है उससे. So guys, thank you so much and all the very very best. So please, you can also recommend PYQ Astra for mains to your friends and colleagues who are seriously preparing for UPSC examination, and you can ask them and to join the PYQ Astra, because it's why we are doing a lot of efforts, ताकि
एक सीरियस एस्पिरेंट के पास ऐसी फ्रेमवर्क पहुंचे एंड देन ही और शी विल बी वेरी गुड विद द मेंस एंड वी वांटेड टू हेल्प अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स वाया यू कि ऐसी चीज़ें लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स के पास जाएं एंड दे कैन सक्सीड इन देयर लाइफ, जो कि कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, किसको नहीं पता ये सारी चीज़ें. सो इफ़ यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, यू कैन हेल्प 3 more people. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद.